जब शेख हसीना साहिबा की गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुए, इंडियन इंटेलिजेंस क्या कर रही थी उस वक्त? बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा गया, 1400 लड़की का रेप हुआ, आज तक तलाशी नहीं मिली। टेल यू इट्स ओनली प्रोपेगेंडा। जितने परसेंटेज या जितने इसको आपके हिंदूज के ऊपर हमले हुए हैं वो बहुत ही एक मिनिस्क्यूल है और उसको ये लोग ज्यादा प्रोजेक्ट एक्चुअली करते हैं। बांग्लादेश की जो आज सूरत हाल है वो हमारी हिचकिचाहट और हमारी नालायकी की वजह से आज हम इस इतने बड़े जो है वो चैलेंज का सामना कर रहे हैं। वहाँ पाकिस्तान की अभी एक सिचुएशन ऐसे हो चुकी है, ना तो आगे जा सकता है ना तो पीछे जा सकता है। Does the BJP have the will or the guts to counter ISI threats at the northeastern border? India is one of the biggest democracy in the world. बीजेपी सरकार की पिछले 2014 से लेके अब तक की जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो पॉलिसी रही है वो एक कंप्लीट और टोटल फेलियर रही है। तो नेक्स्ट टारगेट उनका होगा वो होगा मणिपुर। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा और आप मेरे चैनल पे मेरा शो देख रहे हैं। ये फेसबुक पे भी अवेलेबल है। फेसबुक का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज़रूर फेसबुक पे हमें फॉलो कीजिए। दोस्तों, मार्को रूबियो जो हमारी ज़ुबान में अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा यानी मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं, वो आए इंडिया के 4 रोज़ा दौरे पर और बड़ी खलबली मची। सैकड़ों किस्म के कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है वो इस वक्त चल रही हैं मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, टीवी चैनल्स के ऊपर, और यूट्यूबर्स भी खूब इसमें मसाला डाल रहे हैं। सवाल 2 हैं, मार्को रूबियो क्यों तशरीफ लाए, और नंबर 2 कि मार्को रूबियो ने कलकत्ता या कोलकाता को क्यों चूज किया लैंडिंग के लिए, यानी उतरने के लिए जहाज को उन्होंने दिल्ली के बजाय ये कोलकाता में क्यों उतरा जहाज। तीसरे दिन यानी मार्को रूबियो के दौरे के तीसरे दिन हम देखते हैं कि ये खबर आती है कि जो बांग्लादेश के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं यानी कि मोहम्मद यूनुस, वो पाकिस्तान हाई कमीशन जाते हैं और वहाँ एक सील्ड लेटर आसिम मुनीर के नाम एक सील्ड लेटर पाकिस्तान हाई कमिश्नर को देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ allegedly in the presence of स्टेशन कमांडर ऑफ ISI इन बांग्लादेश। तो ये स्टेशन कमांडर ISI यानी मेरी समझ से बाहर है कि ISI का कोई प्रॉपर स्टेशन डेवलप हो गया है बांग्लादेश में। और क्या इस खत का और मार्को रूबियो का जो बंगाल का दौरा है, वो बंगाल उतरे हैं, फिर शायद दिल्ली वगैरह भी जाएंगे, क्या इसमें कोई लिंक है? क्या होने जा रहा है एक ऐसे वक्त में जब हम समझते हैं कि वेस्ट बंगाल में पहली दफा बीजेपी की सरकार तो बन गई है, लेकिन उसके बनने के साथ ही एकदम बीजेपी के ऊपर, खास तौर पर नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी को लेकर बहुत सारे जो है वो अटैक्स हो रहे हैं और बहुत सारी बातें की जा रही हैं। तो इस मुद्दे के ऊपर डिस्कस करने के लिए मेरे साथ भारत के इंतहाई सीनियर और मोतबर तज्जिया नगार जो है वो जुड़ रहे हैं। दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे मेजर जनरल राजन कोचर जी, और जर्मनी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रदीप पवार जी। तो हम उन दोनों को जोड़ लेते हैं। दोनों का बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर, बहुत शुक्रिया। ये जो डेवलपमेंट हो रही है इसको हम कैसे देखें? पहले तो हम बात करते हैं मार्को रूबियो की कि मार्को रूबियो 4 दिन के लिए भारत की यात्रा पे क्यों आए हैं। जनरल साहब, आपसे शुरू करते हैं प्लीज। धन्यवाद डॉक्टर अमजद, बहुत अच्छा लगता है आपके प्रोग्राम में आके, बिकॉज हम कुछ ऐसे ही यहाँ पे ऐसे मुद्दे डिस्कस करते हैं बहुत ही कंटेम्प्रेरी और रेलेवेंट है हमारे सब कॉन्टिनेंट के लिए। सबसे पहले मार्को रूबियो का ये जो दौरा है, एक तो क्वाड समिट के साथ भी इन लोगों ने इसको कोइंसाइड किया है, जो फॉरेन अफेयर फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होने वाली है। तो क्या है कि आज
डोनाल्ड ट्रंप चाइना जाते हैं बड़ी उम्मीदों के साथ, और वहाँ पे वो सोचते हैं कि चाइना से ऐसी जो उनको एक फेवरेबल रिस्पांस मिलेगा। ताइवान के बारे में भी हमने सुना कि किस टाइप की स्टेटमेंट्स शी ने दी वहाँ पे, और बाकी इसको ईरान के मुद्दे पे सपोर्ट नहीं किया। बाकी ट्रेड के लिए वो इतना बड़ा डेलीगेशन लेके जाते हैं। आई थिंक इट्स डिसअपॉइंटमेंट दैट एक सुपर पावर अमेरिका जैसे आप उसको बुलाता है, उस तरीके से कोई भी ट्रेड एश्योरेंसेस चाइना ने नहीं दी। तो अब अमेरिका को समझ आ गया। देखिए, आप भारत को इक्वेशन से बाहर नहीं रख सकते। अमेरिका ने कोशिश करी भारत को एक दूध में मक्खी निकाल के अलग कर दो कि भाई अब तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान से जो हमने इसको करवाना है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश की अभी आपकी रिसेंट रिपोर्ट्स में आपको बताना चाहता हूँ, 2 पोर्ट्स के ऊपर अमेरिका काम कर रहा है उसको बांग्लादेश में। तो बिकॉज वहां पे भी चाइना का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, तो वो इसको बांग्लादेश में उसका इंटरेस्ट भारत में शायद इतना नहीं है जितना म्यांमार में है, बिकॉज वहां पे रेयर अर्थ एलिमेंट्स की माइनिंग वगैरह कर रही है, जो टोटली चाइना उसको कंट्रोल कर रहा है। एक 3 ब्रदरहुड अलायंस है वहां पे उसके बॉर्डर पे, चाइनीज बॉर्डर पे, जो चाइना के साथ मिलके वो जो माइनिंग वगैरह करते हैं, और इसको सारा जो सामान है वो एक पाइपलाइन भी है जो इस ईस्ट से वेस्ट निकलती है। तो ये सारी डेवलपमेंट्स आई थिंक अमेरिका ये इस पे नजर रखना चाहता है। दूसरा, आपने जब इसको बोला ना कि वो कैलकाटा में क्यों लैंड किया, यही इसकी वजह है, बिकॉज कुछ लोगों से मिलना होगा वहाँ पे। देखिए, उसका कवर अप दिया इन लोगों ने, मदर तेरेसा, जो अभी इतना प्यार कैसे आ गया इनको मदर तेरेसा की याद कैसे आ गई कि वो बिकॉज एक ऑफिशियल स्टेटमेंट तो वही है। तो इसको वी नीड टू एनालाइज, बिकॉज हम सब यहाँ पे हम डीप स्टडी के बाद आते हैं और आपके प्रोग्राम में इसको एनालाइज करते हैं। तो so this is not that so simple to understand, because वहां पे भी वेस्ट बंगाल में भी इनकी गेम अपनी चलेगी, और ये इसको बांग्लादेश के साथ हमारी गेम अपना खेलेंगे। और जैसे आपने यूनिस के बारे में बात की, उसके बारे में भी करेंगे चर्चा। तो अभी इसको रूबियो का मसला है, तो ये आप इसको देखिए, टैरिफ्स के लिए इसको भारत इनसे नाराज है। अब इस क्वाड में भी एक टाइम पे ट्रम्प ने स्टेटमेंट दिया था दैट क्वाड को अभी हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। अब ऑल ऑफ अ सडन आप इसको रूबियो की स्टेटमेंट देखिए, बोलता है नो क्वाड इज वेरी इंपॉर्टेंट और वो बहुत जरूरी है, बिकॉज अब उसको चाइना को कहीं ना कहीं से तो काउंटर करना है। और अगर वो क्वाड को मजबूत नहीं करेगा, इंडो पैसिफिक को मजबूत नहीं करेगा, तो चाइना को कैसे काउंटर करेगा? और इंडो पैसिफिक के लिए भारत की जरूरत है। तो अब थिंग्स आर फॉलोइंग इन प्लेस, बट एट द सेम टाइम वो पाकिस्तान को भी छोड़ नहीं सकता, बिकॉज उसकी कंपल्शन है, जैसे कि ईरान की लड़ाई चल रही है। और बाद में अब्राहम अकॉर्ड्स के बारे में भी आपने सुन लिया, वो चाहता है कि पाकिस्तान भी पार्ट ऑफ द अब्राहम अकॉर्ड। आई थिंक पाकिस्तान का तो उसको मरता ना करता वो फंस गया इस चीज। अब वो इजराइल के साथ अभी वो जो अब्राहम अकॉर्ड करेगा, इजराइल के साथ तो हाथ मिला नहीं सकता वो, तो अब उसको मिलाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज करने जा रहा है। वो जो फंस गया, आई एम टेलिंग यू, रिकॉग्नाइज वो तो बात की बात है, उसको करे ना करे, बट पाकिस्तान की अभी एक सिचुएशन ऐसे हो चुकी है, ना तो आगे जा सकता है ना तो पीछे जा सकता है। तो अब वो उसको क्या करेगा ये तो टाइम ही बताएगा, बट वो तो फंस गया इस चीज। और अभी जो 1-2 प्रोग्राम्स हमने पाकिस्तान के साथ किए हैं, वहां पे उसको यही चीज का जिक्र हो रहा है, बिकॉज वो एक बहुत बड़ा डिबेट और मुद्दा पाकिस्तान में बन गया। तो अब हम इसको रूबियो की विजिट देखें, तो इसको भारत देखिए, इसको भारत ने उसको सुना, भारत ने उसको टॉलरेट किया, वो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देके चला गया, दे आर स्टूपिड पीपल इन इंडिया, दे आर स्टूपिड पीपल इन अमेरिका। आई मीन व्हाट इज दिस स्टेटमेंट, यू टेल मी। एक आपका फॉरेन सेक्रेटरी आता है, वो अपने लोगों को स्टूपिड बोल के चला जाता है, बिकॉज ही इज नॉट इन अ पोजिशन टू काउंटर द स्टेटमेंट, बिकॉज इट वॉज ऑल ऑफ अ सडन। वो एक जर्नलिस्ट था इस बियॉन्ड चैनल का, उसने ऑल ऑफ अ सडन उससे पूछ लिया। अब उसके बाद कोई जवाब ही नहीं सूझ रहा होगा, बिकॉज पहले से तो कोई लोगों को जवाब दिए नहीं होंगे कि ये क्वेश्चंस है, तो वो अपनी तैयारी, तो जो भी जिस तरीके से उसने जवाब दिया, स्टूपिड हियर स्टूपिड देयर, के उसको बैलेंस कर दे
इस स्टेटमेंट को एंटी इंडिया ना बनाए। तो अभी इसको मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका इज नाउ वांटिंग रिकंसिलिएशन विद इंडिया, और स्पेशली वेस्ट एशिया के मामले में भी, बिकॉज अभी क्या है कि एक आपको मैं इस क्लोजिंग अपना कमेंट दूंगा, एक लॉजिस्टिक एक अरेंजमेंट है इंडिया और अमेरिका के बीच में जिसका नाम है लिमुआ, और उसको लिमुआ में इसको अमेरिकन शिप्स कैन पोर्ट इन इंडिया, एंड उनको जो भी लॉजिस्टिक चाहिए आने वाले वक्त में, बिकॉज ये अमेरिका दूर की सोचता है, बिकॉज ये ईरान की लड़ाई डॉक्टर अमजद खत्म नहीं हुई है सीज फायर के बाद, या इसको जो भी एग्रीमेंट हो, ये लड़ाई इज एग्जिस्टेंशियल लड़ाई, इसको इजराइल खत्म नहीं होने देगा। अमेरिका जानता है कि उसको अपनी फौजें यहाँ पे रखनी पड़ेगी, अभी वो विड्रॉ नहीं कर सकता, उसका लॉजिस्टिक्स उसको जो उसका बेस कहाँ से आएगा? भारत इज द क्लोजेस्ट, और पाकिस्तान, अब वो पाकिस्तान की जो भी उसकी पोर्ट की लिमिटेशन है, बट भारत में तो नहीं, तो इसीलिए ये आपका लिमुआ जो हुआ है, और ये एक पुराना एग्रीमेंट है, इसके बेसिस पे वो बार बार स्ट्रेस कर रहा है मार्को रूबियो दैट वी आर वेरी ओल्ड फ्रेंड्स एंड नथिंग हैज हैपेंड एंड ऑल। बहुत कुछ हुआ है हमारे इस रिलेशंस में, और इसको मुझे लगता है कि इस अमेरिका कैन नॉट बी आवर लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंड। हमको सोचना पड़ेगा अपनी जियोपॉलिटिक्स को टेक्निकल फ्रेंड हो सकता है, स्ट्रेटेजिक फ्रेंड हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म उस तरह का भाईचारा नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, मैं आपसे आपकी तरफ आता हूं। एक तो ये बड़ी नोटिसेबल बात है कि मार्को रूबियो जब भारत पहुंचे तो उनको लेने के लिए कोई हाई ऑफिशियल डिग्निटरी जो मिनिस्टर लेवल के या फॉरेन मिनिस्टर या उनके हमपल्ला कोई भी वहां पे नहीं गया। इससे भारत क्या मैसेज देना चाहता है अमेरिका को? और दूसरा, मार्को रूबियो के विजिट को आप कैसे देखते हैं? आपका क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसके ऊपर यहाँ पर काफी लोगों ने अपने एनालिसिस भी दी है। एक तो उन्होंने बोला है, और जो यहाँ के थिंक टैंक का जो मेरा एनालिसिस को मैं उसके अंदर थोड़ा सा और भी एलैबोरेट करने की कोशिश करूंगा। मार्को रूबियो यूएस का फॉरेन सेक्रेटरी है, और हिंदुस्तान का फॉरेन सेक्रेटरी भारत का है जयशंकर साहब। तो जब जयशंकर साहब यूएस से जाते हैं तो मारियो रूबियो भी उनको लेने नहीं आता। तो जो मोदी साहब की और भारतीय जनता पार्टी की इंडियन गवर्नमेंट का जो डॉक्ट्रिन है, जैसे को तैसा, कि तुम हम पाकिस्तान तो नहीं है, बांग्लादेश तो नहीं है, तुम्हारे जूते चाटेंगे और तुम्हारे पास भागे भागे जाएंगे, जफियां डालेंगे, जहां जफियां डाली वहां भी जफियां डालते हैं। तो उन्होंने आई टू आई वाला जो डॉक्ट्रिन रखा, जो कलकत्ता में उतरे तो उनको वहां का एम्बेसडर जो वहां का वही लेने गया, इंडियन क्या डेलीगेशन का कोई हाई स्केल वाला आदमी नहीं भेजा। ये यहाँ पर बहुत बोला गया है कि यूरोप के सभी किसी जूते चाटते हैं। मार्को रूबियो कलोन में उतरता है, या बॉन में उतरता है, या बेलिन में उतरता है, गार्ड ऑफ ऑनर, तो ये सब करते हैं वहां पर। उसको ये कम टाइम में उसको दिखाया गया, लोग तो डांस वांस कर रहे थे उसका इतनी गर्मी के अंदर, एनी हाउ। लेकिन वो जो एक प्रोटोकॉल थी जो एक देनी चाहिए थी, वो इन्होंने जयशंकर साहब को भी नहीं दी जब ये गए थे, तो इन्होंने इंडिया वालों ने उनको भी नहीं दी। पॉइंट खत्म। दूसरा जो इसकी जो विजिट है, जैसे जनरल साहब ने कहा कि इतनी जल्दी इनको कैसे प्यार आ गया मदर तेरेसा के साथ, इसको शायद रूबी को तो उसका नाम लिखना भी नहीं आता होगा। तो ये दिखाने के लिए, लेकिन इसका ये मैसेज भेज रहा है वहां पर एक कैथोलिक्स वर्ल्ड को, जो जिनके लिए ये रोज इनका जो हेडसेट है वही बोलता है कि आपने प्रेयर करनी है, पहले आमीन बोलना, ये करना है, जो बाइबल है वो डॉक्ट्रिन बनेगी। ये एक कैथोलिज्म जो है इनका, इनके ये वहां से सिलेक्ट होके आए हैं, और ये वहां पर शो करना चाहते हैं कि हम लोग जो है इंडिया का एक कंसर्न जो है वो, क्योंकि कुछ पहले 5-6 हफ्ते पहले वेटिकन न्यूज ने भी ये प्रिंट किया कि इंडिया में जो क्रिश्चियंस है उनके ऊपर एट्रोसिटी हो रही है, ये हो रही है, लेकिन उसके बाद वो चुप कर गए क्योंकि इंडिया ने जवाब मांगा। बताओ जी एग्जांपल कौन सा है? बिल्कुल, ये किताब आई है मार्केट में, मेड इन अमेरिका, और द डार्क हिस्ट्री दैट लेड टू डोनाल्ड ट्रंप, ये किताब है। ये मैं चाहूंगा कि आप लोग जरूर इसका मुतालिया करें। ये अभी छपी है, इसी साल छपी है,
और इसके अंदर ये बताया गया है, जो डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं कि किस तरह से कैथोलिसिज्म जो है वो अमेरिकन पॉलिटिक्स का उसी तरह हिस्सा बन गया है जिस तरह जहाद पाकिस्तान की सियासी बयानिया का हिस्सा है। और इसके अंदर जो है उन्होंने बताया है ओल्ड टाइम रिलीजन, इंपीरियल अमेरिका, इमिग्रेशन, सिटीजन एंड डिपोर्टेशन, और ये सारा उन्होंने इसमें बताया है। और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इसको ट्रेस बैक किया है। मे फ्लावर के जो माइग्रेंट्स अमेरिका पहुंचे थे वहां से इसको ट्रेस बैक किया है। और किस तरह अब डोनाल्ड ट्रंप ने बकायदा एक कैथोलिक प्रेयर रूम बनाया है व्हाइट हाउस में पहली दफा। तो सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन, लेकिन मैंने कहा कि ये किताब जो है आप लोगों को दिखाऊं। वेरी गुड, डार्क हिस्ट्री। ये अब जब इसको मेरी बारी आएगी इसके ऊपर मैं आपको नॉर्थ ईस्ट और मणिपुर और मिजोरम का भी एक पर्सपेक्टिव देता हूँ। तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब आपने वो पर्सपेक्टिव नहीं देना डॉक्टर साहब। आप अपनी बात जारी रखें, वो जो आप कर रहे थे बाइबल की और कैथोलिसिज्म की। जी, तो वो जो उन्होंने इतनी मोहब्बत, प्यार और इलू इलू कर रहा था, ये वहां जाकर इसने आज तक एक पैसा डोनेट नहीं किया अमेरिकन चर्च ने। और जो वहां की जो मर्सी क्या बोलते हैं उसको, द सेंटर ऑफ मर्सी, उसकी अगर आप पूरी वेबसाइट में चले जाओ तो आपको पता लगेगा कि अमेरिका के 2-3 लोगों ने आज तक उस इंस्टीट्यूट को पैसे दिए, इनकी तरफ से कोई नहीं आया। पॉइंट ये नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसको भेजा है ट्रंप ने, जो इंडिया के साथ जो अभी इनका था ना, ट्रस्ट डेफिसिट जो इंडिया और यूएस के बीच में ट्रंप की वजह से हुआ है, उसको थोड़ा सा नेगोशिएट करने की, एतमाद का जो बहरान पैदा हो गया इनके बीच में। जी बिल्कुल, ट्रस्ट डेफिसिट। उसने डॉक्टर साहब बहुत डेरोगेटरी बातें बोली इंडिया को, हेल होल, डेड इकोनॉमी, चाइना को भी बीच में ले लिया। तो उसको भी पता लगा, जैसे जनरल साहब ने पहले बोला है कि वो चाइना गया था, चाइना में उसको कुछ नहीं मिला। वो जो उसने ट्वीट में लिखा उसका अपोजिट चाइना डेली ने उसको लिखा। तो उसने बोला हमें इतनी बोइंग की मशीनें खरीदनी है, और कहते हैं बात ही नहीं हुई। तो वो उसको लगा पता कि यार मैं तो फोड़े मार के आ गया हूँ, मुझे मिला कुछ नहीं है। ताइवान के ऊपर कोई बात नहीं की, कहता वी विल टॉक टू दिस प्रेसिडेंट, दैट प्रेसिडेंट। तो आप डिप्लोमेटी में देख सकते हैं कि चाइना का जो इतना बड़ा डेलीगेशन ले जाने के बाद इसको कोई कमर्शियल बेनिफिट नहीं हुआ। बाद में हो सकता है चाइना वाले भी चालाक हैं, वो बैक बेंच में जाकर बोलेंगे कि हमें ये दे दो वो दे दो, लेकिन एट द टाइम उन्होंने उसकी बेइज्जती करके इसको भेजा है कि हम तुझे इस तरीके क्रिकेट है। तीसरा जो एस्पेक्ट है वो है क्वाड का। क्वाड को अभी तक तो ट्रंप निगलेक्ट ही कर रहा था, लेकिन अब उसको पता लगा है कि इंडो पैसिफिक में एक क्वाड का होना बहुत जरूरी है। चाइना सबको आंखें दिखा रहा है, हमें उसमें पार्टिसिपेट करना है, इसलिए इसने मार्को रूबियो को किया। और मार्को रूबियो ने प्लान में उसकी ये है कि वो स्क्वाड के सारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उसके साथ वो बायलिटरल बात करेगा विदाउट कंसल्टिंग अदर पीपल। तो 1-to-1 बात होगी, तो उसमें उसको वो भी अपना मायने बता देंगे। तीसरा जो है, जो इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके ऊपर लोगों ने भी पूछा है कि अगर इंडिया के साथ इसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है तो ये इंडिया के जो एनिमीज हैं उनके साथ इसकी कौन सी पार्टनरशिप है। तो इसने उसको भी थोड़ा डिफाइन किया है, क्योंकि जो इंडिया की हमारी पार्टनरशिप है उसका दूसरे पार्टनरशिप से कोई मतलब नहीं है। तो ये भी एक चांटा लगा दिया उसने पाकिस्तान को भी, जिसको उनको समझना चाहिए अगर वो इंटेलिजेंट है ना। और अब आप देखिए कि जो एक्सपोर्ट का चक्कर था उस वक्त जेडी इसका डोनाल्ड ट्रंप का ना, उसकी व्यू में जो इंडिया की विजिट है वो उसको इस बात का भी लगा कि इंडिया ने बहुत सारे कंट्रीज के साथ ट्रेड डील कर ली है। उसमें ओमान भी आता है, तो उसमें न्यूजीलैंड भी है, तो उसमें EU है, ये सब के सब जो उसके साथ घुसे हुए हैं, इंडिया के साथ ट्रेड डील कर रहे हैं। उसको पता लगा कि मैं तो पीछे रह गया। ये जिस कंट्री पे मैं इतनी टैरिफ्स लगा रहा था, जिसको मैं बोल रहा था ये हेल होल है, वो तो उसका तो काम ही चल रहा है। फिर इसने तीसरा जो कार्ड अपने साथ में लेके गया है कि हम इंडिया को अपना तेल बेचेंगे। तो उसका भी जयशंकर साहब ने बिल्कुल प्रेस रिपोर्ट में बोल दिया है कि हम एक सॉवरेन कंट्री हैं,
और जो इंडिया के इंटरेस्ट हैं दे आर इम्पोर्टेंट, मेक इंडिया फर्स्ट अगेन, ग्रेट अगेन, है ना। थोड़ा इस कंटेंट्स में उन्होंने उसको उसको पेश किया है। इन सब चीजों को अगर आप नजर में रखें तो आपको ये पता लग जाएगा इनकी डिप्लोमेसी में कि दे आर नाउ पोस्टेड विद बैक टू द बॉल। तो जितने भी यहाँ के जो कंट्रीज हैं, मैं 27 कंट्रियों के बारे में बता सकता हूँ जो यहाँ पर अपनी उन्होंने प्रिंट न्यूज में भी और टीवी ये के यूरोपियन यूनियन के 27 मुल्कों की बात कर रहा हूँ। 27 कंट्री प्लस स्विट्जरलैंड का मैं आपको कोट कर सकता हूँ। उन्होंने बोला है कि दिस इज द राइट स्टेप फ्रॉम अमेरिका to consolidate with India. Is one of the biggest democracy in the world with the highest population in the world and the biggest diaspora. जो दुनिया का सबसे बड़ा डायस्पोरा इंडिया का बाहर है, चाइनीज का नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, न्यूजीलैंड का नहीं है, इंडिया का ही है। तो उन सब का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और मिड टर्म की इलेक्शन में आपको एक और बता दूं, उसमें जो इंडिया का डायस्पोरा है उसने डिसाइड किया है, जो मैसेच्यूसेट्स में हिंदू महासभा वालों ने ओपनली नहीं बोला लेकिन ये बात बाहर आ गई है कि दिस मिड टर्म में वो ट्रंप को हेल्प नहीं करेंगे। और तुलसी गैबार्ड का जाना जो है वो बहाना कि मेरे हस्बैंड को कैंसर है, इट इज ऑल्सो ए साइन दैट शी इज नॉट एफिलिएटेड टू ट्रंप पॉलिसी। तो जो कश पटेल के ऊपर जो उन्होंने लगाए थे, तो वो जो इंडियन डायस्पोरा है वो देख रहा है कि हम लोगों के साथ की क्या ट्रीटमेंट है, हमारे ऊपर ये क्या बयान देता है, और हमें ये, इसने तो इंडिया वालों को बोल दिया ना, द क्रिमिनल टेररिस्ट विद लैपटॉप। तो अब ये वो है तो थोड़ा सा पागल है, उसको तो लोग समझते हैं कि दिमागी तौर पे इतना ठीक नहीं है, लेकिन ये लोग फिर आते हैं पीछे झाड़ू लगाने के लिए। इसका मतलब है कि ये अमेरिका जो है ग्लोबली आइसोलेट हो रहा है और अब ये गलतियां अपनी समझ रहे हैं और अब ये उसको झाड़ू, जैसा आपने कहा, झाड़ू फेरने के लिए इसको भेजा कि जाओ गंद साफ करके आओ जो हमने फैला दिया है। जनरल साहब, आप कैथोलिसिज्म और म्यांमार वगैरह के हवाले से, मेरे ख्याल है मणिपुर के हवाले से भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, तो प्लीज गो अहेड। देखिए, मैं एक तो इसका आपकी आवाज जो है ना वो सही नहीं आ रही, बहुत दूर से आपकी आवाज। जो अमेरिका के इंटरफेरेंस अभी आ रही है आपकी? अब ठीक है। तो अमेरिका के इंटरफेरेंस नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है और हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बिकॉज बीच में ड्रोन्स की भी ट्रेनिंग ये लोग इसको कुकी रिबल्स को दे रहे थे, और ये जो भी नागाज हैं उनमें क्रिश्चियनिटी के थ्रू ये अपने लोग भेजते हैं वहाँ पे, और वो जो आपका कन्वर्जन कराते हैं लोगों को इसको क्रिश्चियन बनाने के लिए, सो दैट उनकी आइडियोलॉजी और माइंडसेट पे लोग काम करें और भारत में हमेशा एक डिस्टर्बेंस रखे। आई विल जस्ट टेक यू बैक टू अ फ्यू मंथ्स, जब एक यूएस डेप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक रेजिना डायलॉग में आए थे यहाँ पे भारत, एंड ही मेड अ स्टेटमेंट कि हमने जो चाइना के साथ गलती करी हम भारत के साथ नहीं करना चाहते, हम भारत को उस तरीके से ग्रोथ और ग्रो या एक्सपैंड हम नहीं करने देंगे। तो अगर एक आपका एलाई, एक आपका दोस्त ये इस टाइप की स्टेटमेंट देता है कि हम आपको ताकतवर नहीं बनने देंगे, हम आपको उस तरीके से एक्सपैंड नहीं करने देंगे, तो दैट आप इसको समझ सकते हैं कि हम हमारी सिचुएशन क्या रहेगी। सी एज ए इंडियन, लीव असाइड दैट आई एम फ्रॉम द फौज में मैं रहा हूं और जो भी है, एज अ नॉर्मल इंडियन सिटीजन मेरे सेंटिमेंट्स क्या रहेंगे अमेरिका के, और जो अमेरिका का डायस्पोरा है वो भी सुन रहा है इस स्टेटमेंट। और इसके बाद अमेरिका ने इस स्टेटमेंट के ऊपर कोई भी क्लैरिफिकेशन या ऐसा नहीं बोला कि नहीं हम ये नहीं बोलना चाहते थे, ये गलत इंटरप्रेट हो गया, बिकॉज नॉर्मली ऐसा होता है, ये उस टाइप की हमने नहीं सुनी। तो इट इज वेरी वेरी क्लियर, जो बांग्लादेश में पोस्टिंग हो रही है अमेरिकन की,
जो पाकिस्तान की पोस्टिंग हो रही है अमेरिका इसको बांग्लादेशीज के साथ, और जो अभी जो आईएसआई की विजिट्स हो रही है वहां पे, जो भी अभी सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही है, मैं आपके चैनल पर हर एक चीज नहीं बता पाऊंगा। तो इसको ये एक भारत के लिए एक चैलेंज बनने वाला है बांग्लादेश वहां से, और उसका अमेरिका उसका फायदा उठा रहा है। दूसरा, पाकिस्तान को भी इस टाइप के, आप देखो इसके बाद वो मार्को रूबियो पाकिस्तान भी जा रहा है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि अगर अगर वो एक वॉक द टॉक बोलते हैं ना हम उसको अंग्रेजी में, कि आपने जो बोला है आप उसको करो तो सही। आपने जो टैरिफ्स के इसको मामले में 18% पहले 50% लगा दिया, और फिर आप स्टेटमेंट देते हो दैट इंडिया अशोर्ड $500 बिलियन ऑफ ट्रेड। तो इसका मतलब कि अमेरिका एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप में भारत के साथ आना मांगता है, और कोई भी ऐसी रिलेशनशिप नहीं है कि अगर कल पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है, एक पॉसिबिलिटी बहुत एक हाई मानी जा रही है, अगर ये इसको युद्ध होता था क्या अमेरिका हमारे साथ होगा? आई डोंट थिंक सो। तो इसको मुझे नहीं लगता कि ये एक पोस्चरिंग जो इसको मार्को रूबियो ने कोशिश तो करी है 4 दिन में कि भाई, पर उसने देखिए जब उससे क्वेश्चन पूछे गए कि भाई ये टैरिफ का और वीजा का, जो वो बोलता है कि ये कोई इसको इंडिया स्पेसिफिक नहीं था, ये हमने यू सी एज अ पॉलिसी हमने इम्प्लीमेंट करी है, बिकॉज हम अमेरिका को ग्रेट इसको देखना चाहते हैं। तो ये अब आप जानते हैं कि मैक्सिमम जो वीजा से अफेक्टेड है वो इंडियंस है, और अगर हम आपके एलाइज हैं, हम आपके दोस्त हैं, तो व्हाई कांट यू हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप विद अस? चाइना के साथ आपने उसके टैरिफ्स को, आई थिंक इट इज लेस देन 10%। लेस देन 10% जी। तो पहले 65, 70, 100 कर रहा था, 200 कर रहा था, अब लेस देन 10 पे आ गया। बिकॉज चाइना के पास लीवरेज है आपको उंगली करने के लिए, तो इसलिए उसके टैरिफ कम कर दिया आपने। उसको भारत के पास लीवरेज नहीं है, तो आप उसको उसका एडवांटेज लेना चाहते हैं भारत का, और हमारे जो लीडर है कुछ बोलते नहीं है। यू सी देयर वांट टू स्पॉइल द रिलेशंस, बिकॉज इसने इतनी बार बोला सीज फायर सीज फायर सीज फायर। आई थिंक देयर वाज समबडी हु वाज काउंटिंग, ही सेड कि इसने 60 बार 70 बार बोल दिया। तो आई एम जस्ट सेइंग कि आज की जो सिचुएशन अमेरिका के साथ है, हम लोगों को समझना चाहिए, हमको इसको रशिया के साथ अपनी अलाइनमेंट हमको मजबूत रखनी है। हमारे पास उनके ऑल्टरनेटिव्स बहुत कम है। हमारी फॉरेन पॉलिसी में जिस टाइप के ऑल्टरनेटिव्स हमने अपने पास रखे हैं, और जिस टाइप की टेक्नोलॉजी शेयरिंग अमेरिका के साथ, देखिए हम इसको अमेरिका को अभी हम ऐसी पोजीशन में नहीं हमारे को ये इसको डंप कर सकते हैं, बिकॉज यू सी व्हेन यू हैव डिपेंडेंसीज, आप शेयर की तरह नहीं दहाड़ सकते। डिपेंडेंसी जब आपके पास इतनी होती है तो आपको सुनना पड़ता है। ये आपको मार्को रूबियो को भी सुनना पड़ेगा, हाँ सुनना पड़ेगा, आपको शी को भी सुनना पड़ेगा, और आपको अपनी इसको गल्फ कंट्रीज के पास भी आपको बार बार जाना पड़ेगा, जैसे यूएई हो गया, और आपके जो बाकी आपके कुवैत और बहरीन वगैरह ऐसी कंट्रीज हो गई, कतार हो गया, आपको इनके पास जाना ही पड़ेगा, बिकॉज आपके पास इतनी डिपेंडेंसी एनर्जी की 85% जब आप इन पे डिपेंडेंट है, और एक झटका लग जाता है तो इंडिया की जो इसकी इकोनॉमी भी डाउन हो जाती है, सब कुछ डाउन हो जाता है। तो मैं बस इसको समाप्त इसलिए करना चाहता हूँ यहाँ पे कि अभी हम इस पोजीशन में नहीं है, फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, दैट वी कैन डिक्टेट द जियोपॉलिटिक्स विद अमेरिकन्स, with the Chinese and with the Gulf countries. We have to take very measured steps. हमको आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे कदम लेने, अपनी ताकत को हमको और इम्प्रूव करना है, उसके बाद शायद हम ये सब करें। जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है पहला कदम तो हमारा यही होना चाहिए कि अमेरिकन इंडियन डायस्पोरा जो है वो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप को मिड टर्म इलेक्शन में वोट, इनकी पार्टी को या इनको वोट न दे। डॉक्टर साहब आपसे मैं समझना चाहता हूँ, ये जो खबर आई है कि मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान हाई कमीशन जाके वहाँ ढाका के में जो पाकिस्तान का हाई कमिश्नर है उसको एक सील्ड सीक्रेट लेटर दिया है इन द प्रेजेंस ऑफ स्टेशन कमांडर ऑफ आईएसआई। तो मतलब है कि एक मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है
वो दूसरे मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव को लेटर लिख सकता है, यानी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, या सेकंड चीफ एग्जीक्यूटिव, डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, ये डायरेक्ट जो है बाईपास करके इनको आसिम मुनीर को चिट्ठी लिखना, क्या ये एक तरफ तो पाकिस्तान को जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसको अंडरमाइन नहीं करता, और नंबर 2, क्या बांग्लादेश पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर कोई खिलवाड़ करने का प्लान कर रहा है? कैसे देख रहे हैं आप? बड़ी परेशान कौन खबर है ये। नहीं, मैं इसको कोई ज्यादा अहमियत नहीं देता। ये रेट्रिक होती है और ये फोटो शूटिंग होती है। लेकिन मैं इस क्वेश्चन का जवाब थोड़ा 2 मिनट के बाद देता हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दें। तो जनरल साहब ने बोला मैं उसमें कुछ चीजों को ऐड कर दूं। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो है थिंक टैंक यूएसए में, उनका नाम है मलिक साहब। मलिक साहब ने बोला है कि जो इंडिया का डिसकंटेंट रहा है इसकी इसकी डोनाल्ड ट्रंप की जो रेट्रिक थी, और दूसरा जो सीज फायर के बारे में वो उसकी जो बातें सुनने को मिली उसमें सारी दुनिया हंसती है, सिर्फ अमेरिकन और पाकिस्तानी ही नहीं हंसते ना। तीसरा जो इंडिया का एक मेंटेलिटी है कि वो ये सोचते हैं कि वी विल नॉट फॉरगेट इट व्हाट ही हैज डन टू आवर कंट्री और व्हाट ही डिड इट और व्हाट इज स्टिल डूइंग। तो इन सब का जो सम करने के लिए रूबियो साहब यहाँ पहुंचे हैं, एंड उसकी विजिट मैं इतनी ज्यादा कामयाब नहीं समझता। वो उसने यहाँ पर कहते हैं आयर टांस। आयर टांस का मतलब होता है कि अंडे के ऊपर नाचना, है ना। वो आयर टांस करता रहा, कभी इधर की बातें करता रहा, इधर की बातें करता रहा, वो कामयाब नहीं हुआ और वो अपने जवाब लेके गया। और दूसरा जो पॉइंट मैंने स्टार्ट किया था वो बीच में भूल गया। G7 तक जो है वो ये चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ आएगा और उसका 2 कंट्रीज के साथ इन्होंने समझौता करवाना है। ये मैक्रोन का और मोदी साहब का आपस में एक कमिटमेंट भी है। एक जो साउथ अफ्रीका, जिसके लिए वो G20 में वहां गया ही नहीं था और उस कंट्री को भी उसने कंडेम किया, और दूसरा इंडिया के साथ। तो रूबियो जो है वो ये बनाने आया एक ट्रस्ट की वहां मिलेंगे, उससे पहले इनकी और मुलाकातें भी होंगी, ये भी मुझे मालूम है। और उसमें फिर ये ट्रस्ट बिल्डिंग होगी ताकि 2 प्रेसिडेंट जो हैं, एक ये अपने ट्रम्प और ये सेपरेट मीटिंग करेंगे। इनके लिए एक प्लेटफॉर्म भी तैयार किया गया है, आवियोन में इनके लिए होटल भी रिजर्व हुआ है जहाँ ये दोनों जने बैठ के बातें करेंगे। और ये जो डेफिसिट्स हैं उसमें ट्रम्प जो है वो सभी लोग हंस के कह रहे हैं, ये एक मिनट के बाद बोलेगा माय गुड फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड, मोदी इज द ग्रेट लीडर। इसको ये आदत है बोलने की, ये बस वही जो ये बोलता है उसी से फर्क पड़ जाता है। और दूसरा जो G7 में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें मैक्रोन को साउथ अफ्रीका की, साउथ कोरिया की और ब्राजील और इंडिया की मदद चाहिए है इसमें, क्योंकि ज्वाइंट स्टेटमेंट में इनकी पावर है। और दूसरा सब लोग बोलते हैं कि G7 की वो बुक्कत नहीं रही जो पहले थी, क्योंकि जो एपेक है उसमें 20 नेशन है, ब्रिक बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक्स बन गई है। तो ये ब्रिक्स के भी लोगों को अपने साथ लेके G7 के अंदर प्रेजेंट देना चाहते हैं, तो कि ये इनका जो समिट कामयाब हो जाए। अच्छा, बाकी आपने यूनुस साहब की जो बात बोली है कि उन्होंने वो जो शफगुल आलाम जो उनका फॉरेन सेक्रेटरी है उसको एक उन्होंने लेटर दिया, आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा जो जनरल साहब ने बोला। इसका इम्पैक्ट क्या है कलकत्ता में और वेस्ट बंगाल में होने वाला इलेक्शन? वो तो मैंने शुरू में इंट्रो में कह दिया था कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी के जीतने के बाद ये सूरत-ए-हाल ज्यादा गंभीर होगा। उसकी वजह क्या है? वेस्ट बंगाल की सरकार ने बॉर्डर बनाने का ऐलान दे दिया और जमीन की है कि आप वहां पर जो है डिमार्केशन लाइन तैयार कीजिए, स्ट्रॉन्ग बॉर्डर तैयार कीजिए। और उसके लिए जो इस वक्त 40 लाख के करीब जो इलीगल बंगालीज हैं उनको डिपोर्ट किया जाएगा। ये यहाँ पर बहुत लोगों ने अपने पॉलिटिकल एनालिसिस में बोला है कि 40 जो 40 लाख है वो जाएगा। और इसके साथ साथ यूपी में और उत्तराखंड में और असम में भी इलीगल बंगाली है ना। तो टोटल जो है वो इतना बड़ा एक उसके ऊपर बोझ पड़ेगा। इसलिए ये शो दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान हमारे साथ है, हम उसको एम्बेसी में जाकर लेटर दे रहे हैं। और हो सकता है यूनुस जो है वो बोले कि तेरी रिलेशन बहुत अच्छे हैं ट्रम्प के साथ, तो भाई मैं भी यहाँ से निकलता हूँ, मुझे भी कहीं पर यूएसए में जैसे तेरी फैमिली जाके न्यू जर्सी में सेटल हो गई है, मैं भी वहां सेटल हो जाता हूँ। क्योंकि इनके इंटरेस्ट इनबेटेड होते हैं,
ये अपने मुल्क के लिए नहीं होते हैं। और जो इनका ISI का वहाँ होना है, वो तो एक कोई एक्टिव मेंबर नहीं है ISI का, वो एक रिटायर्ड आदमी है जो एम्बेसी में उसको काम पे रखा हुआ है। वो कहते हैं कंसल्टेंट है, लेकिन उसका कोई खास कोई औहदा वादा नहीं है। और इसी ये ऐसे उसका थैंक यू करने के लिए उसको क्या रिश्तेदार है उनका? सर पाकिस्तान की हर एम्बेसी में ISI का सेल है सर, ये तो होती है, ये तो हमारे भी यहाँ से, लेकिन रॉ का नहीं है। इंडिया की हर एम्बेसी में रॉ का सेल नहीं है सर, ये मैं आपको गारंटी से देता हूँ। रॉ का सेल नहीं है, लेकिन एजेंसीज में होगी बड़ी, जैसे वॉशिंगटन है, लंदन है, बड़ी उनमें, लेकिन एज अ पॉलिसी रॉ का डेस्क या रॉ का कोई सेल नहीं है, क्योंकि ये जो सेल होते हैं इंटेलिजेंस के, इनका मकसद जो है वो होता है कि इन्होंने वहाँ ऑपरेशनल होना है। ISI जो है वो ऑपरेशनल है हर मुल्क में, और ये जो किलिंग्स होती हैं या बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं या टेररिज्म की टेरर फाइनेंसिंग होती है, इस सारे के लिए पाकिस्तान की ISI के बारे में बताया जाता है कि एलिजिबली उनके हर एम्बेसी में या हाई कमीशन में उनके सेल होते हैं सर। जो इंडिया है वो जो एम्बेसी के जो डिस्पैचेस होते हैं या जो रिपोर्ट्स होती हैं, उनको दिल्ली में बैठ के रॉ का जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है या जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो बैठ के उसको रिसर्च करती है, और अगर ज़रूरत पड़े तो फिर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के लोग जो है वो उस मुल्क में जाते हैं, रिसर्च करते हैं, देखते हैं, लेकिन एज सच जो है वो रॉ का कोई ऑपरेशनल विंग नहीं है। डॉक्टर साहब आप के पास में आता हूँ वापस, लेकिन जनरल साहब आप कैसे देख रहे हैं? एक तो ये जो ISI की उन्होंने बात की उसके बारे में भी, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली ये लेटर सिंबॉलिक है जैसे डॉक्टर साहब इसको पेश कर रहे हैं, या इसमें कोई ज्यादा कोई राज है या कोई होने वाला है इलाके में? देखिए डॉक्टर अमजद, सबसे पहले तो आई डोंट शेयर द सेम पर्सपेक्टिव डॉक्टर पवार, बिकॉज मैं बांग्लादेश को बहुत क्लोजली इसको कर रहा हूँ यहाँ पे। आगे आ जाए थोड़ा माइक के। मैं इसको बांग्लादेश को बहुत क्लोजली एक्चुअली फॉलो कर रहा हूँ, और इसको यहाँ पे ऐसा जो हम इसको वी कांट विश इट ऑफ कि भाई ये सिंबॉलिक है और ये बस ऐसे ही एक एक इवेंट है और एक सिग्नलिंग है, ये ऐसा नहीं है। अब आप देखिए बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस के टाइम पे इट ओपन इटसेल्फ टू चाइना एंड पाकिस्तान, और जमात इस्लामी का इसमें बहुत बड़ा रोल था। और जब हमने देखा कि इस चाइना से जिस टाइप की इक्विपमेंट आ रही थी बांग्लादेश में, जो 155 mm के RT इक्विपमेंट और जो उनका एमुनिशन आ रहा था, टर्की से ड्रोन्स आ रहे थे, ये पहले नहीं आ रहे थे, ये इसको मोहम्मद यूनुस के टाइम पे शुरू हुआ। और चीफ ऑफ ISI, हेड ऑफ ISI ने अपने पूरे डेलीगेशन के साथ एक बांग्लादेश में विजिट किया, और उसने जो एरिया आइडेंटिफाई किए कि देखिए 2009 से पहले बांग्लादेश में ISI के सेफ हाउसेस होते थे, शेख हसीना ने बंद करवा दिया सब कुछ। अब ये जितने भी सेफ हाउसेस हैं ये खुल रहे हैं, दे हैव आइडेंटिफाइड द लोकेशन। ये जो पूरी जो टीम आई थी एक, और अभी भी एक जो टीम है मौजूद, जिसके आप स्टेशन हेडक्वार्टर है जो भी आप बोलते हैं, वो ये सेफ हाउसेस आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बिकॉज जनरल मुनीर को अगर आपने सुना होगा, शायद आपने मिस आउट कर दिया होगा 8-9 महीने 10 महीने पहले, जब उसने एक स्टेटमेंट दिया था दैट द नेक्स्ट अटैक विल बी फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। यस, डोंट टेक इट लाइक, नो डोंट टेक इट लाइकली। ये जो बॉर्डर प्रेसिंग हो रही है, और जो हमारे 5 कंटोनमेंट्स बसे हैं अभी, पिछले 6 महीने में इंडियन आर्मी हैज मेड 5 न्यू cantonments on the Bangladesh border. Why are we beefing up our security there? अच्छा, दूसरा इसको देखिए, और जो हमारे सर्वेलेंस इक्विपमेंट है जिससे हम बांग्लादेश के अंदर देखते हैं, वो सारे बांग्लादेश बॉर्डर के पास डिप्लॉय हो रहे हैं और हो चुके हैं, बिकॉज वी आर मॉनिटरिंग ईच एंड एवरी मूवमेंट देयर। लार्ड मोरेरेट
एयरबेस, और ये हमारा चिकन नेक के पास है। यहाँ पे चाइना इस एयरबेस को डेवलप कर रहा है पाकिस्तान की हेल्प से, और यहाँ पे आप देखेंगे बिकॉज एक आने वाले वक्त में एक 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 असिमेट्रिक टाइप ऑफ ये लोग करेंगे, इसको मिलिटेंट्स को इंडक्ट करेंगे इस एरिया से, बिकॉज ये बॉर्डर बहुत पोरस है। 4096 किलोमीटर्स इज द बॉर्डर, 5 स्टेट से लगता है। वेस्ट बंगाल से सबसे बड़ा बॉर्डर है। अप्रोक्सीमेटली 1000 किलोमीटर ऑफ द बॉर्डर इज नॉट फेंस्ड, और इसको यहाँ पे और 175 किलोमीटर इसमें से तो आपका फेंस हो ही नहीं सकता, बिकॉज वो मार्शी और आपका रिवर लाइन एरिया है। तो अभी हमको इसको जैसे ये आ रही है ना कि आपने एक सीक्रेट लेटर दिया और क्या नहीं दिया, अब उसके कंटेंट्स तो हम नहीं बोल सकते बिकॉज हमको पता नहीं है किस टाइप के कंटेंट्स है, बट एक आप इसमें अजम्पशन जरूर लगा सकते हैं। ऑफ कोर्स इट बी स्पेकुलेटिव ओनली। इस पे आप इसको अजम्पशन जरूर लगा सकते हैं दैट समथिंग इज ब्रूइंग, और वो आईएसआई जिस तरीके से अपने आप को एक्सपैंड करना चाहती है यहाँ पे वो करेगी। और उसमें और आपने ये भी देखा कि जो अभी प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश के, ही हैज पोस्टपोन्ड हिज विजिट टू इंडिया, ही इज नॉट कमिंग टू इंडिया। और दूसरा ये है कि वो चाहता है कि हम ऐसा कोई भी स्ट्रेटेजिक अरेंजमेंट इंडिया के साथ नहीं करें जो पहले हो रहा था। He will treat India like just another country, and he has made statements like this in the election speeches also, और बाद में भी उसने स्टेटमेंट दिया है कि हम एक देश के साथ जुड़ना नहीं चाहते, हम सबके साथ रिलेशन रखना चाहते हैं। तो ये एक इसको इंडिया को इंडिकेशन दे रहा है दैट यू आर नॉट अ स्पेशल, ये हमारे लिए कोई स्पेशल चीज नहीं हुआ, और वो एक इंडिया के ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है, और चाइना से उसको ऑल्टरनेटिव मिल रहा है, उसको यूएसए से ऑल्टरनेटिव मिल रहा है। पाकिस्तान तो क्या ऑल्टरनेटिव देगा, बट यूएस और चाइना की तरफ एक रुझान मैं देखता हूं आपका बांग्लादेश का आने वाले वक्त में, और जो डिपेंडेंसी है इंडिया की वो उसको रिड्यूस करना चाहता है, बिकॉज ही डज नॉट कंसिडर इंडिया एज अ फ्रेंड, ही कंसिडर इंडिया एज अ थ्रेट। और ये थ्रेट इसलिए है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान की, ठीक है, कि वो हेल्प ले रहा है और उस तरफ। तो ये ग्राउंड पोजीशन है, मैं आपको बता दूं, और इसको हमको लाइटली नहीं लेना। डॉक्टर साहब जी, दो चीजें मैं ऐड करूंगा। एक तो इस लेटर को तो हम स्पेकुलेट कर सकते हैं, और इस लेटर के अंदर कंटेंट ये भी हो सकता है कि जो इस साल जो इस अपने मुनीर साहब और अपने शहबाज शरीफ जो हैं, ये अपनी विजिट की प्लानिंग हो रही है कि आने की बांग्लादेश की, और ये मिलिट्री और स्ट्रेटजिक में डिफेंस पैक्ट करेंगे, और इसका जो रिपरकशन इंडिया को हो सकती हैं, जो हमारे 7 सिस्टर जो स्टेट्स हैं वो वनरेबल हैं इस वक्त। उसमें जो उनकी तरफ से जो उन्होंने पहले भी ऐसे रेटरिक दी हैं। एक चीज को हमें नहीं भूलना चाहिए, जो बांग्लादेश में जो प्रो पाकिस्तानी लोग हैं वो रजाकारा हैं, और रजाकारा जो हैं उनको बांग्लादेश के ओरिजिनल लोगों की कोई भी सपोर्ट नहीं है। ये यहाँ पर जल्दी ही एक सिविल वॉर होने वाली है। यहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर दूर बांग्लादेशी रहते हैं। उन्होंने मुझे खाने पे बोला था कि हमारी बड़ी बुरी हालत है, और हम लोग ये समझ नहीं आता कि ये रजाकारा को वो बास्टर्ड बोलते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तानी सोल्जर्स की औलादे हैं। वो जब उस टाइम पर उन्हीं का है, तो उनको वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं समझते हैं। और इंडिया को खतरा स्ट्रेटेजिकली जो है वो वेस्ट और ईस्ट बॉर्डर से हो सकता है। जब यहाँ पर जैसे मेजर जनरल साहब ने बोला है कि वहाँ पर वो अपने वो बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इंडिया का जो थिंक टैंक, मिलिट्री थिंक टैंक है, वो ऐसे बैठा हुआ नहीं, उनकी स्ट्रेटेजी पूरी तैयार है। वो इस बात को इतना ज्यादा हाईलाइट भी नहीं करेंगे कि लेटर तुम्हारा गया है, जाने दो, उस गवर्नमेंट स्टेटमेंट भी कोई नहीं आएगी, लेकिन अंदरूनी बड़ा अच्छा काम चल रहा है, और उसको वो टैकल करने के लिए उनके पास वो तो सारी हर गवर्नमेंट कहती है अंदरूनी तौर पे बड़ा अच्छा काम चल रहा है, अंदरूनी तौर पे बड़ा अच्छा काम चल रहा है। फाइनल क्वेश्चन, और इसी पे मैं कंक्लूड करूंगा। पहले डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि डज द बीजेपी हैव द विल और द गट्स टू काउंटर आईएसआई थ्रेट्स एट द नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर, कीपिंग इन माइंड
कि बीजेपी सरकार की पिछले 2014 से लेके अब तक की जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो पॉलिसी रही है, मेरे नज़दीक वो एक कंप्लीट और टोटल फेलियर रही है। तो बीजेपी से ज़्यादा नेशनलिस्ट गवर्नमेंट नहीं आ सकती हिंदुस्तान में। तो अगर ये फेल हो गए हैं पीओजेके के मसले को दुनिया में उठाने में और पीओजेके के डायस्पोरा में अपने इनरोड्स करने में और जो जम्मू कश्मीर की 24 सीटें हैं उनमें एक भी बंदा लाने में, और फिर मेरे बार बार इसरार के बावजूद के तीसरी दफ़ा जब नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो अपनी कैबिनेट में एक स्पेशल कैबिनेट पोजीशन बनाए पीओजेके और गिलगित बल्तिस्तान की के एडवाइज़र की, जहाँ पे एक यहाँ का बंदा उसको एडवाइज़र के तौर पर कैबिनेट में शामिल किया जाए। ये सारी बातें हम करते रहे पिछले 8-10 साल से और कोई कान नहीं धरा गया। शहादतें हुई हैं पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में। लास्ट जो पिछले साल वहाँ पे जनरल स्ट्राइक हुई उसमें 14 लोग मारे गए, इंडिया से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाती हैं कि पीओजेके और गिलगित बल्तिस्तान जो है ये उनकी बैक बर्नर पे भी नहीं है। तो ऐसे में आप समझते हैं कि बीजेपी की सरकार जो है इसके अंदर वो शक्ति है और वो उसके अंदर विल है, गट्स हैं कि वो इस थ्रेट को टैकल कर सके? नहीं, शक्ति भी है और उनके पास गट्स भी हैं। अच्छा। लेकिन एक जे एंड के में जो मिनिस्ट्री है वो इंडियन हॉस्टाइल टाइप की मिनिस्ट्री है। वहां पे जो लोग रहने वाले हैं वो उन्होंने नहीं, हम जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहे सर, हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पे। ये हाँ। अगर ये देखें, मेरी बात सुने सर, थोड़ा सा ना हम ऑफ द ट्रैक चलते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक चलते हैं। एक जो है ना वो हाइपोथेटिकली थोड़ी सी बात कर लेते हैं, चलो ऐसे कह देते हैं। जब शेख हसीना साहिबा की गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुए, इंडियन इंटेलिजेंस क्या कर रही थी उस वक्त? और अगर इंडियन इंटेलिजेंस को हम बरीउज़्ज़मा करार दे दें और ये कहें कि इंडियन इंटेलिजेंस बराबर अपनी रिपोर्टें भेज रही थी, ठीक है, तो फिर भारतीय सरकार क्या कर रही थी? भारतीय सरकार ने इंटरवीन क्यों नहीं किया उस वक्त, जब हम ये जानते हैं कि रज़ाकार और जमात इस्लामी और पाकिस्तान की आईएसआई मिल के शेख हसीना की हुकूमत को टॉपल करने जा रही थी। एक हंसता बसता मुल्क था, ठीक है, कोविड में उनकी इकॉनमी थोड़ी नीचे आई, लेकिन आईएमएफ के लोन के साथ वो दोबारा अपनी उड़ान भरने लगे थे। तो उस वक्त भारतीय सरकार ने क्यों खामोशी की? और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जिस दिन 4-5 लाख लोग गए प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ, उससे एक दिन पहले भारत ने अपनी फौजें क्यों नहीं उतार दी बांग्लादेश में, जबकि डिफेंस पैक्ट भी मौजूद है? तो लेट्स नॉट गो देयर। मेरा सिंपल सवाल है कि बांग्लादेश की जो आज सूरत हाल है वो हमारी हिचकिचाहट और हमारी नालायकी की वजह से आज हम ये इस इतने बड़े जो है वो चैलेंज का सामना कर रहे हैं वहां पे। जी डॉक्टर साहब। कि ये डेफिसिट मैंने भी आइडेंटिफाई किया है और यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों ने भी आइडेंटिफाई किया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा गया, 1400 लड़की का रेप हुआ, आज तक तलाशी नहीं मिली, और भारतीय जनता पार्टी और एज ए गवर्नमेंट उनका कोई स्ट्रॉन्ग बयान नहीं आया। उन्होंने यहाँ तक कि मोबिलाइजेशन भी नहीं की आर्मी की कि चलो तुम अभी औकात पे आ जाओ, हम आ रहे हैं। बांग्लादेश की क्या हिम्मत थी उस टाइम पर जब टर्मोइल चल रहे थे, उनकी गैंजी सड़कों पे आई थी, ये लोग किसी और ही चीजों में व्यस्त हुए थे। ये डेफिसिट मैं जरूर देखता हूँ। दूसरा मैं ये देखता हूँ कि बंगाल में बीजेपी आने के बाद उनका नेक्स्ट टारगेट है, ये जनरल साहब शायद ज्यादा उसको स्ट्रेटेजिकली एलेबोरेट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट टारगेट उनका होगा वो होगा मणिपुर। मणिपुर का जो हिस्सा है उसको इन्होंने कितने सालों से थोड़ा निगलेक्ट ही रखा है, उसमें इनका अपना डेफिसिट भी है। ये कुकीज और हुतुस जो है उनके साथ अभी तक इन्होंने कोई खास उसको उन्होंने खास उसको इतनी यानी वो जो इंसर्जेंसी हो रही है और वहां पर म्यांमार की तरफ से क्रिश्चियंस और ये इनका जो डेफिसिट जो 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 इनकी वो एक क्या बोलते हैं रेटरिक चल रही है उसको उन्होंने कंटेन नहीं किया। तो जो जो थिंक टैंक्स हैं इंडिया के दिल्ली में बैठे हुए
मैं उनको उनमें से कई लोगों को इनकॉम्पिटेंट समझता हूँ ना, ये कोई ऐसी फाइट क्या नहीं है मतलब है कि कि इनकॉम्पिटेंसी आप कह रहे हैं बीजेपी शायद उसमें विल भी है, गट्स भी हैं, लेकिन दे आर इनकॉम्पिटेंट। जनरल साहब, कैन यू गिव अस योर फाइनल कमेंट्स ऑन दिस इशू प्लीज? डॉक्टर अमजद, आई नो ये आपकी दुखती रग है, आपका पीओके में हम बार बार बिल्कुल। इशू इसको लेके आते हैं, बट आपको भारत से उस टाइप की सपोर्ट नहीं मिलती है। मैं इसको समझ सकता हूँ कि आपको कितना बुरा लगता होगा इसके बारे में। अब इसको भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो ऐसी एक इजराइल टाइप या इस टाइप की फॉरेन पॉलिसी नहीं है, बिकॉज हमको अपने जो इंटरनल डायमेंशंस भी हमको देखने पड़ते हैं कि हमारा ऑपोजिशन क्या बोलता है। बिकॉज जनरली मैंने देखा नरेंद्र मोदी ही इज वेरी मच कंसर्न अबाउट द ऑपोजिशन एंड वो जो भी इंटरनल सिचुएशन है, और वो इलेक्शंस होने हैं, इलेक्शन जीतने हैं, उनकी प्रायोरिटी उस पर लगी रहती है। दूसरा, हमने इस बांग्लादेश की बात करी। आई थिंक वेयर वी वेंट रॉन्ग, इट इज नॉट इंटेलिजेंस, बिकॉज कई बार आप एक इंटेलिजेंस को अच्छी तरीके से रीड भी नहीं कर पाते। वी वेंट रॉन्ग इन गिविंग शेल्टर टू शेख हसीना, और वो एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक मैं मानता हूँ भारत की तरफ से। देखिए, आप इसको जस्टिफाई अपना कर सकते हैं, उसने आपको देखिए शेख हसीना का अगर आप कार्यकाल अपना देखें और जो उसने उसने अपने अवाम के साथ किया है, इट कैन नॉट बी पार्डन। ये उसके लोग उसको पार्डन नहीं कर रहे, तो आपने उसको कैसे पार्डन कर दिया? और जी। आपका जो एक एंटी इंडियन सेंटिमेंट, मैंने इतने सारे बांग्लादेशी जर्नलिस्ट के साथ प्रोग्राम्स किए, इतने सारे टीवी चैनल्स पर, दे हैव स्पोकन वन कॉमन थिंग, एंड दैट इज एंटी इंडिया सेंटिमेंट इन बांग्लादेश, और वो इनकी पॉलिटिकल पार्टीज ने एक्सप्लॉइट किया है। तो इसीलिए आज भारत, अगर हम ये डॉक्टर पवार के नेबर्स हो सकते हैं बांग्लादेश के, बट बांग्लादेश में जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट से आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे जो इसको हिंदू की बात हो रही है, लेट मी ऑल्सो टेल यू, इट्स ओनली प्रोपेगेंडा। जितने परसेंटेज या जितने इसको आपके हिंदूज के ऊपर हमले हुए हैं, वो बहुत ही एक मिनिस्क्यूल है, और उसको ये लोग ज्यादा प्रोजेक्ट एक्चुअली करते हैं, एंड देन दे एक्सपेक्ट कि इंडियन आर्मी वहां पे कैसे घुस जाएगी। मुझे बताइए, कौन से देश में इसको अत्याचार होते हैं? हमारे देश में नहीं बिल्कुल, होते। ये बात आपकी आ गई, ये बात आपकी आ गई। और मैं भी किसी हद तक इससे एग्री करता हूं कि शेख हसीना को किसी थर्ड कंट्री में भेज देना चाहिए था। और अब भी मैं समझता हूं कि अगर बांग्लादेश के साथ भारत संजीदा है, सीरियस है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस, इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल, तो फिर शेख हसीना को थैंक यू कह के उन्हें किसी तीसरी कंट्री में भेजना चाहिए, इससे पहले कि इंटरपोल जो है उसके थ्रू बांग्लादेश जो है वो अपना इंटरपोल का वो लेके वारंट तो दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे और एक नई शर्मिंदगी का सामना हमें करना पड़े। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या बीजेपी सरकार जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पे जो थ्रेट हमें इस वक्त है, इसको टैकल करने की विल रखती है, गट्स रखती है? ये मेरा आखिरी सवाल है। देखिए, कुछ हद तक हमारी नॉर्थ ईस्टर्न पॉलिसी फेल हुई है, और मैं आपसे एग्री करता हूँ। बिकॉज वहाँ पे एक्चुअली क्या है कि अगर आप इंटरनल डायनेमिक्स देखें, बिकॉज मणिपुर की मैं एक स्पेसिफिक लूँगा, जहाँ पे 3 मेन ट्राइब्स हैं। एक तो मैतीस हैं, जो प्रीडोमिनेंटली है, अराउंड 50-55% है वहाँ पे। आपके कुकीज हैं और आपके नागाज हैं। मेतीज और कुकीज के बीच में जितने भी डिफरेंसेस थे, जितने, इट हैज नॉट बीन हैंडल्ड, बिकॉज वहां पे जो सरकार रही है बीजेपी की, इट हैज बीन अ मेती डोमिनेटेड सरकार, और इसीलिए उन लोगों ने कुकीज का साथ दिया। अब क्या हो गया, अब नागा इस लड़ाई में शामिल हो गए। नाउ दिस प्रॉब्लम इज टेकिंग अ वेरी सीरियस टर्न। 60,000 लोग रेफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं, 2500 लोग मारे गए मणिपुर में। इट्स नॉट अ जोक। तो इसको गवर्नमेंट, क्योंकि मणिपुर के 1 या 2 एमपीज होते हैं पार्लियामेंट में, और उसको गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज अगर ये इसको यूपी में होता, मुझे बताइए,
क्या ये गवर्नमेंट इसको ऊपर रिएक्ट नहीं करती? सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम आपके चैनल पे इसको ब्रिंग आउट करते हैं, मैं बाकी चैनल पे भी करता हूँ एट द कॉस्ट ऑफ you annoying some people, but that is the reality। और जब तक हम इसको एक नेशनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम के प्रिज्म से नहीं देखेंगे, उस एंगल से नहीं देखेंगे, हम इसको मैती, कुकी और नागा की प्रॉब्लम नहीं है ये। आज ये नेशनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है और इसका मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। लेट मी टेल यू, फौज भेज के और पैरामिलिट्री फोर्सेस को भेज के आप इस प्रॉब्लम को हल नहीं कर सकते। दिस रिक्वायर्स अ पॉलिटिकल सोल्यूशन। और आपने इसको एक साल वहां पे गवर्नर को बिठा दिया, आपने प्रेसिडेंट रूल कर दिया, उसके बाद आपने बीजेपी सरकार को वापस ले आए, और वो इसलिए वापस ले, अगर वो नहीं लाते तो आपको इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ता। तो इसको यही मैं थिंक दैट एक पॉलिटिकल सोल्यूशन एंड इट हैज टू बी फास्ट ट्रैक, बिकॉज आपने अभी तक वो जो ट्रस्ट है आपस में कम्युनिटी, देखिए एक ही स्टेट में बफर जोन है। मैंने एज अ मिलिट्री मैन आई हर्ड ऑफ अ बफर जोन इन लेबनान, आई हर्ड ऑफ अ बफर जोन इन चाइना इंडिया बॉर्डर, एंड आई हर्ड ऑफ अ बफर जोन इन रशिया एंड यूक्रेन की लड़ाई। इसको मैंने तो नहीं सुना कि एक देश के अंदर ही बफर जोन बन जाती है। तो यू सी ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इस मुद्दे जो आई थिंक सॉल्यूशंस आर रिक्वायर्ड। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ जॉइनिंग मी, बोथ ऑफ यू। एंड दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया। कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि 2-3 मसले बड़े अहम हैं, जिस तरह बांग्लादेश का हमारा बॉर्डर का मसला है, पीओजे के गिलगित बल्तिस्तान का मसला है, और मणिपुर का भी एक मसला है जिसके ऊपर काफ़ी चर्चा हो चुकी है। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नई अपडेट के साथ, नए एनालिसिस के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे, मेजर जनरल राजन कोचर जी को और डॉक्टर प्रदीप पवार जी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्ते, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।